बैठने के लिए तो हम भी समझ रहे आगे रखते हैं। तो मल्टीटास्किंग है, एक साथ 10 काम करता है। पीछे ठीक से बैठ जाओ, ऐसे ऐसा मैं ट्रैक सांप जैसा। हाँ बच्चों, आज भगत सिंह का जन्मदिन है और इनके जन्म दिवस पर इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमेशा नारा लगाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म इसलिए हुआ था कि ये भारत को जगा सके। जी हाँ, ये भारत को जगाए थे। इनके फांसी के बाद पूरे भारत में क्रांति फैल गया था, लाखों आदमी क्रांतिकारी बने। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कराने का काम यही किए थे, क्योंकि अंग्रेज उस समय हम लोग को गुलाम बनाए हुए थे। हम लोग उस समय ऐसी हवा में सांस लेते थे जिसमें घुटन होता था, क्योंकि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के। और इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय ये जीवित नहीं थे। ये कब जन्म लिए, कब इनका मृत्यु हुआ, और उस समय जब जीवित नहीं थे तो इन्होंने देश के लिए ऐसा क्या काम किया कि हम लोग आज इनको याद कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्रांतिकारी, देश आजाद में सबसे अहम भूमिका इन्हीं का माना जाता है। तो चलिए आज इनके जन्म दिवस पर हम इनके बारे में पूरी कहानी जानते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और पूरी कहानी को जानेंगे भगत सिंह के बारे में। सबसे पहले इनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई वो ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, इन्हीं के जीवन काल में हुआ। असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी, काकोरी ट्रेन एक्शन, साइमन वापस जाओ, सैंडर्स हत्या, असेंबली बम विस्फोट, जेल में भूख हड़ताल रखे थे 116 दिन, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 116 दिन बिना पानी पिए, बिना खाना खाए यह जीवित रहे थे। भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे, एक ही मांग रहता कि जेल में गोरे अंग्रेजों को जो सुविधा मिलता वो हमें भी मिलना चाहिए। इसी कारण 116 दिन तक यह भूखे रहते हैं। हम लोग तो अगर 2-4 दिन भूखे रहे तो हम लोग का शरीर काम नहीं करता है, आत्मा काम नहीं करता है, तुरंत लगता है कहां थोड़ा सा पानी मिले उसको पी लेंगे, और ये पानी का बूंद नहीं लिए थे 116 दिन तक। सोच लो कैसा व्यक्ति थे, ताकतवर थे अंदर से, ऐसा नहीं कि बहुत बाहर से बहुत ज्यादा बॉडी रखे थे, अंदर से ताकतवर थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। भगत सिंह को क्यों फांसी हुई, अंग्रेज इसे क्यों मारना चाहते थे, अंग्रेजी दल को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यही थे भगत सिंह। तो चलिए जानते हैं इनके जीवनी को शुरू से। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इनकी माता विद्यावती कौर थी। चाचा अजीत सिंह और दादा सरदार अर्जुन सिंह, इन चारों को आप ध्यान से देखें। इनकी मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यह प्रेरणा और ये ताकत जो इनके अंदर आया, जुनून जो इनके अंदर आया, इनके माँ के वजह से। बहुत अच्छी माता थी, भगवान करे ऐसी माँ सबको दे, क्योंकि इन्होंने बताया भगत सिंह को कि अपने हमेशा अपना कर्तव्य के लिए लड़ो, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो जरूर करो, जीवन में इसीलिए आए हो। तो अपनी माँ से संस्कार सीखे थे, विचार सीखे थे, अच्छी गुणवत्ता वाली गुण लिए थे। और इनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, सरदार अर्जुन सिंह, ये सभी क्रांतिकारी थे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी आंदोलन होता था, अधिकतर आंदोलन में ये तीनों भाग लेते थे। किशन सिंह और अजीत सिंह दोनों जेल में थे जब बेचारा भगत सिंह जन्म लिए थे। तो और इनके जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद ये दोनों जेल से छूट गए। अच्छा दिन से दोनों जेल में थे, और जैसे जन्म लिया ये जेल से छूट गया। इसीलिए बचपन में इसकी मम्मी इसका नाम रख दी भगत सिंह का भाग्यों वाले। ठीक है। इनके चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, इनके छोटे भाई सरदार कुलवीर सिंह, इनके भतीजे बाबर सिंह, जो इनके बारे में कई बार उजागर किए हैं कि भगत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको पता है भगत सिंह को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। कैसे, तो मैं बताता हूं। आज भी फाइलों में लिखा हुआ अंग्रेजों के द्वारा कि भगत सिंह आतंकवादी थे, और हमारी सरकार जो आज भी मान रही है कि भगत सिंह आतंकवादी थे। पता है फाइल में अभी तक इनको बदला नहीं गया कि ये क्रांतिकारी थे, अभी भी फाइल में लिखा आतंकवादी। इनके भतीजा कई बार गिड़गिड़ाए जाके सरकार से, जितना भी प्रधानमंत्री बनता सबके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे जो चाचा थे भगत सिंह, उनको कम से कम क्रांतिकारी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन हमारे देश का सरकार को आप जानते ही हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं दिलाना चाहता इंसाफ। जो करप्ट आदमी है, काला धन कमाता, उसको इंसाफ दिलाता है, उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन देश के क्रांतिकारी को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। आगे देखिए इनके जीवन में क्या हुआ था कि पहली घटना जो हुई वो हुआ था जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस जलियांवाला बाग में भगत सिंह इस टाइम मात्र 12 साल के थे। और पता है, अमृतसर में मीटिंग चल रहा होता है। जलियांवाला बाग एक जगह रहता है जहां चारों तरफ बाउंड्री रहती है और वहां पे मीटिंग चल रहा होता है। और मीटिंग में अंग्रेज के एक अधिकारी मिस्टर ओ डायर आदेश करते हैं मिस्टर आर डायर का कि जाओ और उस वहां पे जितने भी लोग हैं सब पे गोलियां बरसाओ। आता है, हजारों की संख्या में लोग यहां रहते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है। दीवार पे चढ़ते तो दीवार पे भी गोली चलाता है। 10 मिनट से अधिक गोली चलता है। जितना भी लोग इधर उधर भागने का कोशिश करता है और जहां से एक ही रास्ता था इस जलियांवाला बाग से निकलने का, उस रास्ता पे तोप लगा दिया था। जो आएगा उसको तोप से उड़ा देंगे। सोचो, तब जब ये बात भगत सिंह को पता चला तो भगत सिंह अगला दिन, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, तो बेचारा स्कूल गया तो घर में उसको ये जानकारी नहीं हुआ। स्कूल में जानकारी हुआ कि आज के दिन जलियांवाला बाग एक जगह है जहां पे हजारों हिंदुस्तानी को अंग्रेज गोली मार के वहीं पे सबको खत्म कर दिया। जिसके बाद पता है 12 किलोमीटर दूर रहता, 12 मील की दूरी तय करता है। ये स्कूल से घर नहीं जाता है, पैदल बैग लेता है और निकल जाता उसी जगह पे जलियांवाला बाग। घर इनका रहता इधर, जलियांवाला बाग इधर। घर की तरफ नहीं मुड़ते, घर सामने रहता है। जलियांवाला बाग की तरफ मुड़ जाते हैं, उस बाग में जाते हैं और हर जगह खून को देखते हैं। पूरा बाग खून से सना हुआ था। सोच रहे 2000 आदमी का मौत, कितना खून होगा। एक कुआं को देखते हैं, वो कुआं पूरा खून से भरा हुआ रहता है। उस कुआं में पानी नजर नहीं आता, सिर्फ खून नजर आता है। ये सब जब मंजर देखते हैं कुछ देर तो ये बैठ के सोचने लगते हैं कि अंग्रेज इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना खराब होता है अंग्रेज। अंग्रेज के बारे में हमने सुना है कि खराब होता है, लेकिन इतना खराब होता है। जब ये सब कहानी देखें और उसके बाद ये बैठ के सोचने लगे, वहां का मिट्टी को उठाएं, एक बोतल लिए, उस बोतल में मिट्टी को भरे और अपने घर चले आए। बहन ने पूछा इतना देर तुम कहाँ था, स्कूल में छुट्टी कब का हुआ, तुम अभी आ रहा, 3-4 घंटा बाद, इतना देर तुम कहाँ था। ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप शांत बैठा रहा और एक ही बात को बड़बड़ा रहा था, बदला लेना है, अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है। उन्होंने हमारे भारतीयों को मारा, हमारे भाइयों को मारा है, हमारे चाचाओं को मारा है, हमारे पिता समान कई लोगों को मारा है। अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है, उससे बदला लेना है। उन्होंने बहुत गलत काम किया। मात्र 12 साल का लड़का, अगर आप 12 साल का लड़का है तो आप ज़्यादा सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो स्कूल छोड़ के वो कहाँ चला गया, जलियांवाला बाग में। वहाँ से एक बोतल मिला उसको, उस बोतल में वो क्या भरा, वहां का मट्टी भरा, खून से लटपट मट्टी, और ले आया। और उसी दिन कसम खाया कि जब तक अंग्रेजों को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक, और जब तक इन लोगों का मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और उसी दिन से भगत सिंह के अंदर ज्वाला धधकने लगा बदला का। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद असहयोग आंदोलन उस समय शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उस समय अंग्रेज 200 साल तक यहाँ रहे थे और उस 200 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी आंदोलन से डरे थे तो इसी आंदोलन से डरे थे। महात्मा गांधी 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति को लीड कर रहे थे, सबसे बड़े नेता थे। यानी इन्हीं के इशारे पे सारे नेता चलते थे उस समय। तो 1915 से 1948 तक, याद रखिएगा, 48 में इनका मृत्यु हुआ। पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिए थे देश के प्रति। जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था ना, इससे ये भी बड़ा नाराज हुए थे। तो ये तो उस समय अच्छे उम्र के थे। ये बोला काहे नहीं, हम लोग जो है इसका अथी करते, विरोध करते, अंग्रेजी सामान को नहीं लेंगे, अंग्रेजी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। उस समय सब टी शर्ट पहनता था, ट्राउजर पहनता था, अंग्रेज का बहुत सारा पोशाक था, सबको अवॉइड करेंगे। देश का कपड़ा पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, सूती कपड़ा पहनेंगे, ये सब इन्होंने कहा था। जिसके वजह से इनके कहने के बाद बहुत सारे लोग उस समय इनका साथ देने लगा और धीरे 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 कुछ ही दिन के अंदर 1 अगस्त को शुरू किए और बहुत जल्द 15 से महीना दिन के अंदर इनके साथ हजारों लोग हो लिए। धीरे धीरे पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। अंग्रेजों का सामान का बहिष्कार करने लगा, अंग्रेजों के जो कपड़े थे उसको जलाने लगा, अंग्रेजों को जो भी सामान देश में था भारत में सबको जलाने लगा, सबको फेंकने लगा। बोला अंग्रेज भागो यहाँ से, अब तुम्हारा कोई भी सामान यूज नहीं करेगा। अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आया था ना, उसका व्यापार खत्म, कोई सामान नहीं उसका कोई खरीद रहा, व्यापार खत्म। बेचारा परेशान हो गया, बौख गया कि कैसे होगा, क्या होगा, अब हम लोग का तो कुछ लेगा नहीं तो हम लोग किस मुंह से यहाँ पे रहेंगे। बहुत ज़्यादा तंग होने लगा अंग्रेज। उसके बाद गांधी जी बोले अब मजा आएगा, अब अंग्रेजवा तुम लोग को भागना पड़ेगा। पूरा घर में भगत सिंह पूरा डांस कर रहे हैं, वाह
आज आज़ादी मिलेगा, अब हम लोग को आज़ादी मिलेगा। अब छक्का छुड़ाने आ गया हमारे गांधी जी, अंग्रेजों का छक्का छुड़ाएगा, मार के यहाँ से भगाएगा। अब तुम्हारा समन्वय बिकेगा तो तुम यहाँ क्या झाल बजाएगा बैठ के, भाग यहाँ से। पूरा अंग्रेज को मतलब बोलने लगा। भगत सिंह रोज नाचता था, घर आता था अपने मम्मी के सामने नाचता था, स्कूल से आके अपने पापा के सामने डांस करते थे। बोलता था तुम नाचता इतना का है, अब अंग्रेज भागे वाला है। जलियांवाला बाग किया था अभी साल भर पहले, अब भागेगा अंग्रेज, अब पता चलेगा अंग्रेज को। गांधी जी, असहयोग आंदोलन, देश का सभी लोग खुश थे उस समय। पहली बार लगा 200 साल के अंदर पहली बार लगा कि हमारा देश अब आजाद हो जाएगा। उस समय 160 साल हुआ था अंग्रेजों को गुलाम बनाए, तो उस समय लग रहा था कि अब हम लोग का देश आजाद हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। एक थाना के बाहर एक व्यक्ति था, जमींदार व्यक्ति, वो दुकान पे बहुत सारा अंग्रेजी सामान बेच रहा होता है, शराब रहता है, कपड़े रहते हैं। वो बोलता है कि जल्दी से इस सामान और कपड़े को फेंको और जहां जहां तुम्हारा दुकान है सब जगह बंद करो। वो बोलता नहीं करेंगे, थोड़ा पावरफुल था, पैसा था उसके पास, अंग्रेजों को पैसा खिलाता था, बोलता था हमारा प्रोटेक्शन दो। थाना के बगल में दुकान था, वो उस बोला कि थाना तो बगल में, तुम लोग क्या कर पाएगा। इसके बाद इन लोग को गुस्सा आया, उसका सामान, दारू का बोतल निकाल के फेंकने लगा, कपड़ा निकाल के फेंकने लगा। वो तुरंत दौड़ के गया थाना और थाना में कंप्लेन किया कि चौरा चोरी जगह का नाम था, ठीक है, वहां कंप्लेन किया चौरा चोरी थाना में और बोला कि देखिए ना मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा। थाना वाला 10-12 पुलिस आ जाता है और उसके बाद वहां का जो हेड पुलिस रहता है, ठीक है, दरोगा, वो दरोगा जब आता है तो दरोगा बोलता है कि देखिए आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, बंदूक चलाता 2-4 गो हवा में फायरिंग करता कि ऐसा नहीं कीजिए, गलत है, आप इसका सामान, बोला अंग्रेजों का सामान रखा, अंग्रेजों का सामान का बहिष्कार हो रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, आपको पता नहीं है, सामान फेंकना पड़ेगा। उसके बाद लोग बोलता है नहीं, वो थाना वाला रोकता है, लोग बोलता नहीं। उसके बाद कुछ लोग आगे बढ़ता थाना वाला आदमी की तरफ, मारता गोली, एक आदमी वहीं मर जाता है। फिर कुछ आदमी आगे बढ़ता, उसको भी गोली मारता, मर जाता है। लोग गुस्सा जाता है, लोग फिर क्या करने लगता है, उसकी तरफ दौड़ने लगता है, 2-4 गोली और चलाता है, कुछ लोग और मरते हैं। उसके बाद हमला कर देता है थाना वाला पे। पूरा पुलिस दौड़ के डर के मारे एकदम भागने लगता, थाना के अंदर घुसता। थाना के अंदर जब घुसता तो इधर से सब थाना के अंदर घुस जाता है, पूरा थाना में आग लगा देता है। उस दिन दर्जनों पुलिस मर जाते हैं, उस थाने के सभी पुलिस मर जाते हैं और पूरा थाना जल जाता है। जिसके बाद 4 फरवरी 1922 को ये चौरा चोरी कांड को आज तक याद रखा जाता है। जीके में भी कई बार इसके सवाल आते हैं। और उस समय जब ये घटना होता है तो गांधी जी को इस बात का जब पता चलता है कि बहुत सारे पुलिस वाले मर गए, तो गांधी जी कुछ सोचते समझते है ये नहीं, फैसला ले लेते हैं कि अब हम ये आंदोलन वापस लेते हैं। सोचो कितना अच्छा, देश आजाद होने वाला था, सब खुश था, भगत सिंह रोज नाचते थे, पूरा देश खुश था कि अब हम लोग को आजादी मिलेगा। और ये क्या बोले, आंदोलन वापस लेते हैं। 12 फरवरी, 4 फरवरी को घटना हुआ, 12 फरवरी को एक बैठक किया, अपना आदमी को बुला के और डायरेक्ट बोल दिया हम वापस लेते हैं। हम चाहते हैं हमेशा जो काम हो अहिंसा और शांति से हो, मेरा मार्ग है अहिंसा शांति। इसी वजह से मैं ये घटना के बाद मैं अपने मन से ये कहना चाहता हूं कि मैं ये आंदोलन वापस लेता हूं। जैसे ही इस बात की पता चलती भगत सिंह को, ये तो बेचारा रोज नाचता कूदता था, बहुत खुश था कि देश आज़ाद होने वाला, इनको गुस्सा आ जाता गांधी जी पे, ये क्या कर दिए, हम लोग आज़ाद होने वाले थे, चंद लोगों की वजह से आप इतना बड़ा आंदोलन बंद कर दिए। अंग्रेज भागने वाला था क्योंकि उन लोग का तो अब बिजनेस चल नहीं रहा था, 2 साल से ठप हो चुके थे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगत सिंह का कहना था। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, एकदम रोने पीटने लगे, घर में एकदम उदास रहने लगे, बोले ये तो बहुत गलत काम किया। उसके बाद ये बोला कि अब हम गांधी जी से नफरत करते हैं, गांधी जी ने बहुत गलत काम किया। और फिर एक संगठन का निर्माण होता है 1924 में, 22 में यह घटना खत्म होता है, जिसका नाम रहता है HRA, ठीक है, नौजवान जब भी जागा इतिहास ने करवट बदली है। और इस समय देश का नौजवान जाग जाता है, भगत सिंह जाग जाते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी जाग जाते हैं, सभी बोलते हैं कि देश के साथ गलत हुआ, गांधी जी ये फैसला गलत लिए हैं। इसीलिए जब शांति से काम हो रहा था तो सब गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन शांति से आप काम होने कहाँ दिए, तो ये इनका टारगेट बना लिए। बोले अब नहीं चलेगा शांति से, अंग्रेज वापस चला जा भाई, यहाँ से अंग्रेज वापस जा, लात पर घुसा तो सब मारेंगे, भगाना अंग्रेज को। अब एकदम नौजवान पार्टी का गठन किया, पूरा खतरनाक लोग था इसमें, सब एकदम सर पे कफन बांध दिया, चल दिया, बोले चल अंग्रेज को अब ढूंढ ढूंढ के रोज मारते हैं, मारते मारते खाली कर देंगे। कितना आदमी है, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, और हम लोग जो है टोटल 10 करोड़, हम लोग टोटल 30 करोड़ आदमी है, तो 30 करोड़ आदमी 10 लाख आदमी को नहीं मार पाएंगे।
ए तुम 10 गो मारना, तुम 5 गो मारना, तुम 7 गो मारना, तुम 20 गो मारना। जिसको देखता था हड्डा कट्ठा दारा सिंह जैसा, उसको बोलता था तुम 20 गो मार पाएगा, हे हम तो 50 गो मार देंगे। एक से एक आदमी था इसमें, खतरनाक खतरनाक। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछ में मत कीजिए। ये बोलता था अंग्रेज का औकात नहीं है कि मेरे हाथ में बंदूक रहे और अंग्रेज हमको पकड़ ले, साला 1000 भी आएगा तो उसको हम अकेले देख लेंगे, इनका कहना था। ठीक है, पूरा गर्म खून वाला आदमी थे, बोले थे अंग्रेज से पूरा नफरत, क्योंकि जलियांवाला बाग इनको भी पता था, ये भी उस समय थे। ठीक है, थोड़ा सा ही भगत सिंह से ये बड़े थे और दोनों बेचारा बहुत कम उम्र में 23 साल में भगत सिंह मर जाते हैं और उसी से थोड़ा सा ज़्यादा जीवित ये रहते हैं। तो ये बड़ा गर्म खून के आदमी थे और इस संगठन का निर्माण किए थे ये राम प्रसाद बिस्मिल HRA का। और उसके बाद इसके साथ चंद्रशेखर आजाद आए, उसके बाद बहुत दिन बाद इसके साथ भगत सिंह आए। क्या कहानी है थोड़ा सा आगे आप समझिए ध्यान से। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अब इस संगठन का HRA का सभी लोगों को जेल हो जाता है, उसमें से अब्दुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल ये सबको फांसी हो जाता है, बाकी बचे लोगों को काला पानी और जेल की सजा होती है। तो इनका संगठन टूट जाता है HRA जब टूट जाता है तो बनता है फिर HSRA, नया संगठन बनता है। ठीक है, जिसमें भगत सिंह रहते हैं। 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में इनका एक संगठन बनता है, जहां पे जिसका नाम रहता है HSRA। और इसी HSRA को इतना मजबूती दिया जाता है कि इसके बाद अंग्रेज पूरा डरते हैं और इसके बाद बहुत सारा ऐसा केस होता है कि अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को हमेशा पकड़ना चाहते हैं। क्या होता है आगे जानिए। तो लाला लाजपत राय नरम दल के आदमी रहते गांधी जी के साथ, लेकिन वो साइमन गो बैक के नारे लगाते कि साइमन वापस जाओ। जब साइमन भारत आता, साइमन नाम का व्यक्ति, वो एक कड़ा कानून लगाता है जो भारत के लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो कहते हैं साइमन गो बैक। कौन? लाला लाजपत राय। जिसके बाद ये जाके मिलते इससे भगत सिंह से। तो भगत सिंह तो गरम दल वाला आदमी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि देखो साइमन यहाँ आएगा तो ऐसा ऐसा कानून अप्लाई करेगा कि हम लोग सारे क्रांतिकारी को जेल में ठूस देगा। तो ऐसा करो, उसको वापस करने के लिए हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, तुम हम लोग का साथ दोगे? ये चाचा समान इन्हें कहा कि हाँ हम आपका साथ जरूर देंगे। और ये अपने सभा में HSRA में बात करते हैं और उसके बाद यह इनका सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से ये बोलते हैं लेकिन एक शर्त है, कोई भी गोली बंदूक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, शांति से करना है। उसके बावजूद ये तैयार हो जाते हैं कि चलो देश हित के लिए। देश हित की जहां बात आती थी भगत सिंह हमेशा तैयार रहते थे। देश हित का बात है जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट। आता है, नारा लगाता है। अंग्रेज पहले तो बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, शांत नहीं होता है, लाठी चार्ज करवाता है। इनको इतना लाठी मारता है, इतना लाठी मारता है कि ये अधमरा होकर वहीं गिर पड़ते हैं। भगत सिंह लोग को वहां पे ये लोग को भी लाठी पड़ता है, क्योंकि ये लोग के पास कुछ सामान नहीं था और वो लोग के पास बंदूक था, लाठी था, सबको पीट रहा, बहुत लोगों को पीट के अधमरा कर देता है। ये बेचारा उम्रदराज रहते हैं, जिसके वजह से इनकी कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को हत्या हो जाता है किनका? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय बेचारे मर जाते हैं। उसके बाद ये लोग में मीटिंग होता है कि अब अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, जो भी इस केस में शामिल था, हम अपने पिता तुल्य लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। उसके बाद ये गुस्सा हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि वहां पे एक थाना में बैठे रहते हैं, जो लाला लाजपत राय के मौत करवाए थे, जो आदेश दिए थे फायर का, वो बैठे रहते हैं, इंतजार करता है ये लोग बाहर में। कौन कौन? तो इसमें रहते हैं भगत सिंह और साथ में इनका ये दोस्त रहता है चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं। तीनों मिलकर इंतजार करता है कि थाना से जैसे बाहर वो निकलेगा तो ऐसे उसको गोली मार देंगे। थाना से बाहर निकलता है एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है जॉन सैंडर्स। की मौत को निश्चित करने के लिए उसके सर पे और सीना पे गोली मारते हैं। कौन? भगत सिंह। और चंद्रशेखर आजाद पीछे से दौड़ते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो एक हिंदुस्तानी सिपाही पीछे पीछे आता है, उस समय अंग्रेज का सिपाही रहता है, तो हिंदुस्तानी व्यक्ति रहता है, तो इसको वो बोलते हैं कि तुम चले जाओ, तुमसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, हम अंग्रेज को मारने आए। लेकिन नहीं सुनता, लास्ट में उसको भी गोली मार देते हैं। तीनों गोली मारने के बाद वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और भागने के बाद अंग्रेज काफी गुस्सा हो जाता है और छानबीन करने लगता है और सोचता है कि अब ये लोग को छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद वेश बदलकर ये लोग क्या करते हैं कि वहां से निकल जाते हैं। कौन कौन? देखो, ये है आपका इसका दोस्त
भगत सिंह का, ये है भगत सिंह, और साथ में चंद्रशेखर आजाद साधु बन जाते हैं। सब वेश बदलता है और पूरा एकदम अमृतसर, पंजाब, हर जगह चारों तरफ से, लाहौर में जितना भी जगह रहता है हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा देता है कि यहाँ से भागने नहीं देना, सैंडर्स का हत्या हुआ, पकड़ना है कातिल को। ये लोग तीनों भेष बदलता है, ठीक है। और एक विद्या भाभी रहती है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी पत्नी बन जाइए। कौन? भगत सिंह। और अपनी पत्नी बनाता है, ये बन जाता अंग्रेज, मूछ लगाता है, कोट पैंट पहनता है, बढ़िया से एकदम अंग्रेज की तरह लठिया लेता है, डांटते हुए वहां से निकल जाता है। लाहौर का ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद वहां से कोलकाता के लिए ये ट्रेन पकड़ता है। तो बीच में ये लोग को रोकता भी है, पूछता है तुम लोग कौन है? हम अंग्रेज हैं, इंग्लिश में बोलता है। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 300 किताब पढ़ चुके थे अपने किताब के अलावे, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो बोला हम ये हैं। हम कौन है? हम अंग्रेज हैं। और उसके बाद नौकर बना लेता जो साथे था उसको, ठीक है। और विद्या भाभी यही है। और उसके बाद भगत सिंह विद्या भाभी के साथ कोलकाता पहुंच जाते हैं। इनका एक प्लान होता है कि अब हम लोग को पूरा देश आतंकवादी समझ लिया। सैंडर्स की हत्या के बाद इन लोग को पूरा देश क्या समझता? आतंकवादी। बोला हम लोग आतंकवादी रहेंगे, हम लोग इतना अच्छा काम किया, देश के लिए काम किया, पूरा हम लोग का भारत का ही देश आतंकवादी हम लोग को समझ लिया। ऐसे भी इस समय भला करने वाले लोगों का जमाना नहीं है, उस समय भी ऐसा ही था। लोग देश के लिए भला करते थे, उसको आतंकवादी समझ लिए थे। इसी समय से इसे आतंकवादी समझा जाने लगा कि सैंडर्स की हत्या करना यानी आतंकवादी समान काम किए। तो ये बोले कि अब लोगों को जगाना पड़ेगा। भारत के लोग इस तरह सोए रहेंगे कि हम तो चलो उसको मार दिए, लेकिन भारत के लोग तो हम लोग को क्रांतिकारी को आतंकवादी समझ रहा। उन लोग का नजरिया बदलना होगा, उन लोग को भी क्रांतिकारी बनाना होगा, तब ना हम लोग आजाद होंगे। तो इसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि अंग्रेजों के संसद में बम विस्फोट करेंगे। दिल्ली में जो संसद है, आज भी दिल्ली में संसद है, उस समय भी दिल्ली में संसद था, तो वहीं पे असेंबली में बम विस्फोट करेंगे। और जाते हैं अपने दोस्त के साथ और असेंबली में बम विस्फोट कर देते हैं। और बोलता है कि भागेंगे नहीं, अगर भागेंगे तो फिर हम आतंकवादी कहलाएंगे, हमको पकड़ा जाना। और लोगों को वहीं से चिट्ठी लिख लिख के बताएंगे कि हम आतंकवादी नहीं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और इसी कारण ये असेंबली में बम गिराते हैं, वैसे जगह पे बम गिराते हैं जहां एक भी आदमी नहीं मरता, सिर्फ इसमें साउंड रहता, आवाज रहता और धुआं रहता। इस बम में किसी का मृत्यु होने का डर नहीं रहता। और ये जानबूझ के बम फेंकते हैं और उसके बाद नारा लगाने लगते हैं, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों वापस जाओ, जल्दी से वापस जाओ, सर बहुत सारे नारे लगाते हैं। और उसके बाद बहुत सारा आता है अंग्रेज सिपाही डर से इसके सामने वो नहीं करता कि हमरों पे बम न मार दे, लेकिन फिर भी किसी तरह पहुंचता है। और पहुंचने के बाद ये दोनों आत्मसमर्पण कर देते, लो पकड़ लो, हम लोग तो पकड़ाने वे किए। दोनों को जेल ले जाता बटुकेश्वर दत्त और इनको। 8 अप्रैल 1929 को बम विस्फोट करते हैं और उसके बाद 64 दिन का भूख हड़ताल करते हैं। 14 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। 116 दिन तक भगत सिंह भूखे रहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। वो इसलिए भूख हड़ताल करते हैं क्योंकि वहां जेल में इन लोग को अच्छी सुविधा नहीं दिया जाता, अच्छा खाना नहीं दिया जाता। आप लोग को पता है जेल में बढ़िया खाना मिलता है, इसीलिए किसी को जेल जाना पड़े तो टेंशन नहीं लेना, अच्छा खाना मिलता है, 3 टाइम खाना मिलता है। आपको जो इच्छा है रोटी चावल सब मिलेगा, ठीक है। बढ़िया से खाना आपका शाम को 6 बजे ही बना दिया जाएगा, आपको जब इच्छा है खाइए, 7 बजे खा लीजिए, 6 बजे खा लीजिए, रात को 10 बजे खाइए, आपका इच्छा, बढ़िया से भोजन मिलता था। उस समय इनको बढ़िया भोजन नहीं देता था। वही अंग्रेज का जो आदमी आता था कैदी बन के, उनको एक से एक सुविधा। भगत सिंह बोला इससे थोड़ी चलेगा, कैदी होता है, अंग्रेज का हो चाहे हिंदुस्तानी का हो, सबको सुविधा एक जैसा मिलना चाहिए। बात सही है कि नहीं? तो इसी वजह से यह आंदोलन कर दिया कि जब तक हम भारतीयों को पेपर नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, अंग्रेज को पेपर पढ़ने के लिए मिलता था, अच्छी खाना नहीं मिलेगा और बाकी सुविधा नहीं मिलेगा, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो अंग्रेज बोला रहो, तुम्हारा बोलने से क्या मानेगा। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा। जब भूख हड़ताल थे तो वहां से चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी बाहर में एक्सपोज होता था और सभी लोगों के पास पहुंचता था छपा के। बाहर से कुछ लोग इसका काम कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और भी इनके साथ जो HSRA ग्रुप का थे ना, सब काम कर रहे थे, लिख के भेजता था और सब जगह पर्ची बांटता था। धीरे धीरे ये फेमस हो गया, इनका भूख हड़ताल का चर्चा पूरे देश में फैल गया। सब देश बोलने लगा कि इनका बात मानो। अंग्रेजी अधिकारी जो अंग्रेजी अफसर थे, उनके जो सरकार थे, उन तक सूचना पहुंच गया कि एक व्यक्ति है जो भूख हड़ताल है। उसके बाद 64 दिन तक यह भूख हड़ताल रहते हैं, जिसमें 64 दिन के बाद इनका एक साथी मारा जाता है जिनका नाम रहता है यतीन्द्र दास।
14 जून 1929 को ये भूख हड़ताल शुरू करते हैं और 64 दिन के बाद यतीन दास बेचारा मर जाते हैं, इसके साथ भूख हड़ताल पे रहते हैं। ये दोनों एक ही वार्ड में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह 116 दिन तक कहाँ रुकने वाले थे? बिना खाना खाए पानी पिए 116 दिन जीवित रहते हैं और 116 दिन के बाद अंग्रेजों को लास्ट में इसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ठीक है, आपका इच्छा पूरा करेंगे। उसके बाद जितना हिंदुस्तानी जेल जाता सबको सारा सुविधा मिलता है जो अंग्रेज को मिलता था। सोचो कितना बड़ा काम किए थे। जेल के अंदर आंदोलन कर रहे थे, जेल के बाहर आंदोलन हो रहा था इनके दोस्तों के द्वारा। सभी दोस्त को पकड़ के इनके साथ ले आया जेल के अंदर, बोला बाहर से आंदोलन करो, पकड़ो सबको अंदर ले आया। उसके बाद अंदर आने के बाद कोर्ट का फैसला आया। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट फैसला सुनाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी होगा। क्या काम किए थे बेचारा, देश के लिए काम कर रहे थे, फिर भी फांसी दे दिया गया। पहले तो उम्र कैद दिया गया था, उसके बाद इन्हीं का कुछ दोस्त था इसके साथ दगाबाजी कर देता है। देखो, अपना जब तक तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा तुम्हारे घर में डकैती नहीं होगा, तुम्हारा हत्या नहीं होगा। अपना कोई रहता शामिल तभी आपके साथ कोई बड़ा घटना हो सकता है। तो भगत सिंह का कुछ अपने ही दोस्त थे जो इनके बारे में बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा काम किए, इनको फंसा दिया। पहले उम्र कैद हुआ था इन लोगों को, उसके बाद जब सबूत दे दिया इनका अपना दोस्त कोर्ट में, देख रहे यही छोटा सबूत दे दिया इन लोग के खिलाफ, इन लोग के खिलाफ सबूत दे दिया कि लोग मर्डर किया, सैंडर्स का हत्या किया। कोई नहीं जानता था, बिना देखे बिना सबूत का कुछ होता है। तो इनका अपना ही दोस्त गवाह बन गया, सबूत दे दिया कि हाँ हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये लोग इसको भला बुरा कहते हैं कि बेहुदा तुम HSRA में शामिल क्यों हुआ रे बेहुदा, तुम तो दगाबाज है, तुम धोखेबाज है, तुम्हारे चलते आज सब गाली देने लगा इसको। और बेचारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी कारण, इसी के चलते, ये चोट्टा के चलते फांसी हो गया इसको। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो फांसी का सजा आज सुनाया, कल फांसी नहीं हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे प्रक्रिया होती है, ये अपने पद से भी बात बोलता है। लेकिन इसके बाद पता है ये लोग, ये सूचना महात्मा गांधी तक जाती है। उस समय महात्मा गांधी देश के आइडल पर्सन रहते हैं, बहुत बड़ा नेता रहते हैं, तो उनके पास जाते हैं कि भगत सिंह का फांसी को रोकना है। तो वो महात्मा गांधी एक चिट्ठी लिख के भेज देते हैं कि भगत सिंह के पास कि तुम्हारी फांसी रुक सकती है, बस तुम इतना बोल दो कि तुमने ये सब नहीं किया। भगत सिंह बोलता पगला उगला है कि गांधी जी, हम ऐसे कैसे बोल देंगे, हम तो चाहते हैं कि हमको फांसी हो। हम तो उस दिन चाहते तो हम असेंबली में बम विस्फोट करके भाग सकते थे, सब तो हम लोग से डर रहा था, जानबूझ के कैद करवाएं। हम तो फांसी ही चाहते हैं, और फांसी हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हजारों लाखों के बीच में हमको खड़ा करके गोली मार दे ताकि लोग देखे। उसके बाद है ना लोग में क्रांतिकारी बनने का जुनून आता है। क्रांतिकारियों को मरना ही पड़ता है तभी देश आजाद होता है, ये मेरा सिद्धांत है। इसलिए गांधी जी आप अपना लिखित अपने पास रखिए, हमको फांसी होने दीजिए। कौन बोलते हैं? भगत सिंह। इतने महान व्यक्ति थे। और हम लोग मौत से डरते हैं। डॉक्टर बोल देता है तुम्हारे पास 2 महीना की जिंदगी है, तुम कोई बीमारी हो गया, रोज सोचने लगते बीमारी हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, भगवान बचा लीजिए। एक बीमारी बता दे कि तुमको शुगर हो गया, तुमको टीबी हो गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया, तुरंत रोने गाने लगते हैं। और ये जो है ना फांसी का सजा हुआ पूरा खुश, शाबाश, क्या सूचना सुनाया और दिल खुश कर दिया तुमने। यही तुम चाहते थे कि हमको फांसी हो, ठीक है। इतना खुश हुए थे उस दिन भगत सिंह जिस दिन इनको सुनाया गया कि आपको फांसी होगा। राजगुरु, मजा आ गया, यही चीज चाह रहे थे, क्या सूचना सुनाया यार, एकदम दिल गदगद हो गया। उसके बाद सुखदेव जब उसको सुनाया तो वो तो कूदने लगे पूरा, फांसी का सजा हमको, हे भगवान हम आप कहाँ हैं, साक्षात दर्शन दीजिए। हम आपको इसीलिए रोज पूजा करते थे कि हमको ये दिन देखना पड़े। और हम लोग को थोड़ा सा एक बीमारी डॉक्टर बता देगा, रोज 2 दिन सोच के मर जाएंगे। सबसे अच्छा जिंदगी ये लोग उसी समय जिए थे जब इनको फांसी का सजा सुनाया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी का सजा सुनाया गया और उसके बाद 23 मार्च 1931 के इन्हें फांसी दिया गया। इसके बीच में ये तीनों बड़ा ही अच्छा से जिंदगी जीते थे, गाना गाते थे, लिखते थे बहुत सारा चीज, और इनका लिखा हुआ बाहर जाता था, लोग पढ़ते थे। लोग कोई नहीं चाहता था इनको फांसी हो, पूरा देश इनको सपोर्ट कर रहा था। भगत सिंह जैसे व्यक्ति को फांसी हो जाए कोई नहीं चाहता था। 23 मार्च 1931 को ये लोग का आखिरी इच्छा पूछा गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो पता है इन तीनों ने क्या कहा कि हमारा हाथ खोल दिया जाए और उसके बाद मुंह भी खोला हुआ रखा जाए, हम अपनी मौत को अपने से देखना चाहते हैं।
ये लोग हाथ तो खोल दिया, लेकिन बोला आपके मुंह को खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पता है जब फांसी गला में लगता है तो बहुत छटपटाता, जबान तक बाहर निकल जाता है। इसीलिए उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए, इसीलिए काला कपड़ा डाल दिया जाता है फेस पे। जल्लाद भी ऐसा नहीं देख सकता, इसलिए बोलता है काला कपड़ा। तो बोला आपका फेस को ढकना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो चलो कम से कम तीनों को गला मिलने दीजिए, हाथ खोल दीजिए। हाथ खोलता, तीनों गला मिलता है और चिल्लाता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इतना जोर से नारा लगाता है कि अगल बगल 10-20 गांव में इसका आवाज जाता है। इतना हैवी आवाज में तीनों नारा लगाता है। बोलता अरे यार मर रहा है कि तुम लोग खुशी मना रहा, पता नहीं चलता। ये लोग तो इसीलिए मर रहा था कि हम लोग खुश हैं। और उसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज इतना बेहुदा होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो अंग्रेज जैसा होगा। पता है इनके मृत्यु के बाद अंग्रेज कैसा काम करते सुनिए। इसका लाश को काट देता, कुट्टी कुट्टी, जैसे कुट्टी नहीं देखते हैं, घास काटता है, कुट्टी कुट्टी कर देता लाश को, पूरा टुकड़ा टुकड़ा मांस की तरह टुकड़ा कर देता। अब बोरा में भर देता है टुकड़ा कर करके तीनों का लाश को। जो हड्डी कटता उसको काट देता, जो हड्डी नहीं कटता उसको छोड़ के बोरा में जल्दी जल्दी ठूसता। और दीवार जो बाउंड्री रहता है, बाउंड्री के बाहर पीछे का दीवार से दीवार तोड़ता है, उधर से वो गाड़ी मंगाता चुपके चुपके, और उसमें लाश को घुसा के ले जाता। क्यों जानते हैं? 24 तारीख को फांसी होने वाला था, 23 को फांसी दे दिया। बाहर में बहुत सारा लोग इससे मिलने आया था ये फांसी से एक दिन पहले। पता चला 24 को ये लोग बेहुदा सब फांसी देता ना, तो भगत सिंह को फांसी होबे नहीं करता। फांसी तो दूर का बात है, इतना लोग आता इसको बचाने के लिए कि अंग्रेज को उस दिन भारत छोड़ के भागना पड़ जाता। इतना इसके पीछे पागल था लोग। ऐसे व्यक्ति के पीछे पागल कौन नहीं होगा? आप नहीं हुए होंगे इनकी कहानी सुन के पागल? निश्चित हुए होंगे। ऐसा दीवाना, मतलब कोई प्यार में दीवाना होता, हम लोग इनके कुर्बान में दीवाना है। और इनकी कहानी सुनने के बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग लाइफ टाइम कभी इनको भूल पाएंगे, या इनके सिवा कोई और क्रांतिकारी का किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार में पहले नाम लेंगे। क्या महान व्यक्ति थे, मतलब। और इनके लाश को काट दिया जाता डर से कि कोई देख लेगा तो हम लोग को तो सब किसी को छोड़ेगा नहीं। काट के बोरा में भर के, एक नदी रहता पीछे से गाड़ी लगाता, वहीं से नदी में जाके उसको जल्दी जल्दी करासन तेल छिड़क के जलाने चाहता। गांव का कुछ लोग देखता धुआं हुआ, बस दौड़ता है, जैसे उधर से देखता है कि सैकड़ों का भीड़ आ रहा है, ये लोग 5-10 को पुलिस रहता है, सब देखो डर से छोड़ के भागने लगता है, डर से भागने लगता है। और उसके बाद देखो यही काट रहा बेहुदा सब लाश को काट के। इस पहले तो इस तरह लाश होता है तीनों का, काटता है, उसके बाद नदी किनारे जलाने चल जाता है। बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, लोग को देख के भागने लगता है, लोग सब फिर दौड़ के आता है, ये लोग भाग जाता है। तीनों को जब हटाता है तो इसकी माँ भी उस दिन इससे मिलने पहुंचती थी। इसका अंतिम इच्छा था कि माँ हम फांसी से एक दिन पहले आपके हाथ का भोजन करना चाहते, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है। इसकी माँ खाना लेके आती है जेल के बाहर एक दिन पहले। इसके क्या पता था इस एक के दिन पहले इसको फांसी दे देगा, 24 के जगह 23 को दे देगा, वो भी रात के समय। आज तक किसी को रात के समय फांसी नहीं हुआ, इसको रात के समय फांसी देता 7:33 पर। सूर्य डूबने के बाद कभी फांसी नहीं होता, और इसको फांसी दिया उसके बाद। डर से, अंग्रेज इतना डरते थे इससे, पूरा अंग्रेजी हुकूमत सबसे ज़्यादा भगत सिंह से डरे थे। फांसी दे दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जानते हैं इसकी माँ जो है, जब हल्ला सुनती है तो आती है इधर, कुछ किलोमीटर दूरी पर रहता है, तो उधर का सब लोग इधर आता है ना, तो कपड़ा जब हटाती है, बोरा को खोलती है, कपड़ा हटाती है, जब शकल को देखती है ना, तो सोच सकते हैं एक माँ के सामने बेटा का कटा हुआ लाश और शकल दिखे तो कैसा लगेगा। हालत खराब हो जाता है इनकी माँ का, रोने लगती है। पूरा जितना लोग वहाँ रहते सब रोने लगता तीनों को देख के। उसी दिन कसम खाता सब कि बदला लेंगे, और उसी दिन लाखों क्रांतिकारी तैयार होता। भगत सिंह बोल के गए थे, पता है भगत सिंह से पूछा गया था कि तुम मर क्यों रहा, तुम नहीं मरेगा, तुम अगर, गांधी जी लोग बोलते थे अगर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तो बहुत सारी क्रांतिकारी को तुम पैदा कर सकते हो अपने एथी से, अपने उत्साह से, अपने जुनून से, ट्रेनिंग दे दे के। ये बोला हम जीवित रहेंगे तो 1000 गो क्रांतिकारी पैदा होगा, हमको मरने के बाद लाखों क्रांतिकारी पैदा होगा। आपको कहाँ पता है, आप राजनीति कहाँ जानते हैं, आपसे ज़्यादा हम जानते हैं। पता है इनकी माँ को देखिए कैसी सहमी हुई है, इनके पिता को देखिए कैसे आंख फाड़ के खड़े हैं, लोगों को देखिए कैसे रो रहे हैं, पूरा इधर उधर का मंजर को देखिए किस प्रकार सब नम आंखों से देख रहे हैं।
इनकी लाश को देखने के बाद सब काफ़ी परेशान थे, हैरान थे कि भगत सिंह के साथ ऐसा हो सकता है। और आज कहते हैं गांधी जी आज़ादी दिलाएं, नेहरू जी आज़ादी दिलाएं, मोहम्मद जिन्ना आज़ादी दिलाएं, ये आज़ादी दिलाया, वो आज़ादी दिलाया। तो ये लोग कौन था? आज़ादी ये लोग दिलाया। अगर ये नहीं अपना जीवन को देते तो आज भारत आज़ाद नहीं होता, उतने क्रांतिकारी पैदा नहीं होते। हो सकता 1960, 70, 80 में जाके हम लोग आज़ाद होते। इनके डर से अंग्रेज जो है घबरा गए थे। सभी क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पूरे लाइफ टाइम तक सबसे बड़ा क्रांतिकारी यही रहेंगे। जय हिंद।